Hey guys, this is AP. I welcome you all post Diwali celebration on my YouTube channel AP Sir English. And yes, one more festival is being celebrated now, that is Chhat Mata. So I wish you all a very happy Chhat Puja. May Chhat Maiya fulfill our dreams. With this, we are going to proceed our series of steno previous paper discussion. And friends, as you know, we have discussed 55 questions of this paper already. And this paper was held on 23rd of December 2020. So with this we are going to start from close test, that is question number 56. क्लोज टेस्ट करने के मैंने कुछ तरीके बता रखे हैं आपको प्रीवियस पेपर में, प्रीवियस जो पेपर मैंने अभी कराए हैं, वीडियो बनाए हैं, उनमें से मैंने कई तरीके बताए हैं और कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि आप किसी भी पैसेज को पहले ढंग से यानी बहुत ही केयरफुली आप उसे पढ़िए, रीड करिए और फिर आप उसे समझने की कोशिश करें कि बात किसकी की जा रही है और किस टेंस में की जा रही है, उसकी टोन क्या है हमारी। मतलब कहते नहीं कि सरकास्टिक टोन है या नेगेटिव टोन है या पॉजिटिव टोन है या फिर कोई थॉटफुल टोन है, तो उस टाइप से हमें आइडिया मिल जाता है कि जो पैसेज है, ये पैसेज दे रखा है, इसके ऑप्शन कैसे होने वाले हैं। अगर कोई जैसे आपको पैसेज पढ़ा और आपको पता चल गया कि जो पैसेज बात की जा रही है वो सारा का सारा पास्ट टेंस में है, तो वो जितने भी हमारे प्रेजेंट के ऑप्शन होंगे वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो पढ़ने का यही आपको फ़ायदा है कि अगर आप पैसेज को एक बार केयरफुली पढ़ लेते हैं तो उससे आपको कई सारे आइडिया जो मिल जाते हैं कि कैसे हमें ऑप्शन को फिल करना है। तो मूव करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। क्लोज टेस्ट है। द विलेज कंसिस्टेड ऑफ फ्यूअर देन 30 हाउसेस। एक किसी गांव की बात की जा रही है जो गांव 30 घरों से कमी का था। एक कोई छोटा सा गांव था, 30 घर, मैंने बहुत छोटा ही गांव होगा, तो एक छोटा सा गांव था, उसमें लगभग 30 घर थे। 30 घरों की बात की जा रही है और 30 घरों से ही कमी हो सकते हैं क्योंकि फ्यूअर देन दे रखा है ना। तो द विलेज कंसिस्टेड ऑफ की अगर बात की जाए तो कंसिस्टेड ऑफ इक्वस टू कंप्राइज होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्ट ऑफ इक्वस टू कंप्राइज होना होता है। तो द विलेज कंसिस्टेड ऑफ फीवर देन 30 हाउसेस, मतलब 30 घरों से या उससे कमी का एक गांव बना था। ओनली डैश ऑफ देम बिल्ट फ्रॉम ब्रिक एंड सीमेंट। अब देखो ब्रिक एंड सीमेंट मेरे मुझसे निकल आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि ब्रिक और के बाद डैश दे रखा है और सीमेंट दे रखा है। तो ब्रिक एंड सीमेंट यानी दो वर्ड सेम जैसे, दो एक जैसे वर्ड को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है, और एक ही टाइप के तो फिर एंड करता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ओनली डैश ऑफ देम। अब देखो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि क्या हम लगाएंगे। ओनली लीस्ट ऑफ देम लगाएंगे? नहीं, ओनली लीस्ट ऑफ देम नहीं लगाएंगे। ओनली मच ऑफ देम नहीं लगाएंगे। मच क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मच यहाँ पर हमारा अनकाउंटेबल की यूज होता है और हमें यहाँ पर काउंटेबल दे रखा है क्योंकि हाउसेस की बात की जा रही है। मोस्ट लगाएंगे, अगर मैं मोस्ट लगाऊँ तो ओनली नहीं लगाऊंगा क्योंकि लॉजिक नहीं बन रहा है। तो फिर यहाँ पर बात की जा रही है किसी एक की बात की जा रही है, यानी किसी एक घर की बात की जा रही है, तो ओनली वन ऑफ देम। अच्छा, हमें यहाँ पर इतना जद्दोजहद ना करनी पड़ती अगर हम आगे पढ़ लिए होते पूरा पैसेज, क्योंकि आगे प्रोनाउन इट या इट्स के बारे में बात की जा रही है, यानी किसी एक घर के बारे में बात की जा रही है, तो इतना जद्दोजहद हमें ना करनी पड़ती। इसलिए मैं कहता हूँ ना, पूरा पैसेज क्लोज बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लो। कोई भी पैसेज हो, कोई भी क्लोज टेस्ट हो, चाहे आरसी हो, एक बार रीड कर लो अच्छे से, उसके बाद आंसर दिया करो। तो यहाँ पर कह रहा है कि द विलेज कंसिस्टेड ऑफ फ्यूअर देन 30 हाउसेस, ओनली वन ऑफ देम, बिल्कुल केवल उनमें से एक, यानी वन ऑफ देम, देम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उन 30 हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनली वन ऑफ देम, केवल उनमें से एक घर की बात की जा रही है। बिल्ट फ्रॉम ब्रिक एंड सीमेंट। अब देखो हमें एंड पता चल गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है ब्रिक। हमें पता है ब्रिक का यूज हम मटेरियल नाउन के रूप में अगर कर रहे होते हैं तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर रहता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं क्योंकि उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि उनमें से एक घर जो था, ओनली वन ऑफ देम बिल्ट फ्रॉम ब्रिक एंड सीमेंट। हमें एंड पता चल गया क्योंकि ब्रिक और सीमेंट से बना था, यानी उन 30 हाउसेस में से एक जो घर था वो केवल और केवल ब्रिक और सीमेंट का बना हुआ था। अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू। बहुत ही अच्छे तरीके से येलो और ब्लू में पेंट भी किया गया था। कौन सा? वो घर, जिस घर की बात की जा रही है जिसमें ब्रिक और सीमेंट से बना था, यानी वो अकेला घर, उसकी बात की जा रही है। तो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी क्वेश्चन नंबर 58 में, तो उसमें कह रहा है कि पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू डैश ओवर विथ गार्जियस कार्विंग्स। अब देखो येलो और ब्लू में पेंट किया गया था और पूरे घर की बात की जा रही है, यानी पूरे घर की बात की जा रही है, ऑल ओवर विथ गार्जियस कार्विंग्स। कार्विंग्स का मतलब क्या होता है? गार्जियस तुम समझते हो, बहुत ही शानदार, अच्छी, ब्यूटीफुल।
कार्विंग्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कार्विंग्स? कार्विंग्स का मतलब होता है नक्काशी। आपने देखा होगा घरों के बाहर या फिर मंदिरों में बाहर, या फिर जैसे आप बेस्ट एग्जांपल दूं तो उज्जैन का टेम्पल आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, वहाँ पर जो बाहर नक्काशी की गई है उस टाइप से बोलते हैं उन्हें। तो क्या कह रहा है कि पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू ऑल ओवर विथ गार्जियस कार्विंग्स। देखिए हमें ऑप्शन ऑलरेडी ही मिल जा रहे हैं, क्योंकि हमें एवरी ओवर तो नहीं लगाएंगे, ईच ओवर ओनली ओवर तो लगते नहीं, तो इसमें कोई ऑप्शन लॉजिकली लग ही नहीं रहा है। ऑल ओवर बेहद आसान है। ऑल ओवर विथ गार्जियस कार्विंग्स ऑफ गॉड्स एंड गारगोयल्स। अब पूरे घर के ऊपर जो है वो ना बेहतर बेहतर तरीके से गॉड्स और गारगोयल्स की कार्विंग्स की गई थी। गारगोयल्स समझते हो ना, एक स्टोन कार्विंग होती है बेसिकली, जैसे एनिमल की हो या ह्यूमन की हो या फिर बर्ड्स की हो, मतलब बताया ना, मूर्ति टाइप का बना देते हैं, जैसे एक नकल टाइप का, उस टाइप से, तो उसे बोलते हैं गारगोयल्स। ऑन डैश बैलस्ट्रेड। बैलस्ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय बैलस्ट्रेड? अगर अपने देहाती लैंग्वेज में कहूँ तो उसे बोलते हैं कटघरा, जैसे, या फिर आप इसे बोल सकते हो जैसे गाँव में अटाना बोलते हैं, जहाँ पर खेतों में लगाया जाता है उसे बोलते हैं बैलस्ट्रेड, उस टाइप से। तो गारगोयल्स ऑन डैश बैलस्ट्रेड यानी कि उस जो नक्काशी की गई थी उस घर की बात की जा रही है। अब बैलस्ट्रेड की बात की जा रही है यहाँ पर, तो किसके बैलस्ट्रेड की बात की जा रही है? उस घर के बात की जा रही है। और वो घर सिंगुलर था या प्लूरल था? हमें कैसे पता चला यहाँ पर कि कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा? हमें पता चल गया इससे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा कि बैलस्ट्रेड एक नाउन है, और नाउन के पहले जनरल जो आता है वो एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव ही आएगा। अभी हमने ऑप्शन आगे नहीं बढ़ाया, फोर्थ नंबर अभी देखे भी नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा। तो देखते हैं फोर्थ नंबर में। देखो, अब देखो यहाँ पर हुज दे रखा है, दोज दे रखा है, इट्स दे रखा है, देर रखा है। अब देखो हुज दोज तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ है सही। अब थर्ड भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और फोर्थ भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। अब हमें पता करना है कि हम कौन सा लगाएंगे। जाहिर सी बात है हम थर्ड लगाएंगे। क्यों थर्ड लगाएंगे? क्योंकि उसी एक घर की बात की जा रही है जो घर ब्रिक और सीमेंट से बना था, उस घर की बात की जा रही है, और उसी घर में येलो और ब्लू से पेंटेड हुआ था, और उसी घर की बात की जा रही है जिसमें नक्काशी की गई है किसकी? गॉड्स एंड गारगोयल्स की। कहाँ पर? इसके बैलस्ट्रेड पर। तो इट्स बैलस्ट्रेड। इट वॉज, देखो हमें पता चल गया कि इट यहाँ पर प्रोनाउन की बात की जा रही है, उस घर की बात की जा रही है। इट वॉज नोन एज द बिग हाउस, और उसे बिग हाउस के रूप में जाना जाता था। फिफ्थ नंबर का ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि डैश अदर हाउसेज। आप देखो, यानी उस एक घर को छोड़कर बाकी हाउसेस, तो क्या बोलेंगे? यानी मैं कहूँ कि इस इंसान को छोड़कर बाकी लोग, तो द अदर पीपल बोलते हो ना, उसे बोलते हैं। अच्छा, कभी किसी दिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अदर, अनदर, द अदर में बेहतर कॉन्सेप्ट क्या है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये काफ़ी कन्फ्यूज भी करता है कि कहाँ पर अदर लगाएं, कहाँ पर अनदर लगाएं, कहाँ पर द अदर लगाएं। तो द अदर हमें पता, एक ब्रीफ दे देता हूँ कि द अदर डेफिनेट चीज़ों के लिए लगता है। जैसे हमें पता चल गया कि वहाँ पर 30 हाउसेस का जो गांव था उनमें से एक घर जो था वो ऐसा था। अब बाकी जो घर हैं वो हमें पता चल गया कि ना बाकी घर हैं, तो बाकी घर यानी द अदर। तो द अदर हाउसेस वही है, सिलेक्ट है, मैं देख लो। फिफ्थ नंबर में भी ऑलरेडी दे रखा है द अदर हाउसेस। द अदर हाउसेस बात की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट, यानी जो बाकी घर थे वो 4-4 गलियों में बटे हुए थे, 4-4 गलियों में बटे थे। द अदर हाउसेज, अब देखो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो द अदर हाउसेज है। हाउसेज प्लूरल है, जाहिर सी बात है। और आगे हमें दे रखा है जनरली ऑफ बैम्बू थैच। अब देखो आगे बढ़ते हैं, बेहद आसान है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत आसान है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। ईच मेनली मोस्टली तो नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे। द अदर हाउसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट्स। 6 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट, बिल्कुल। वर जनरली, हाँ अब देखो वर लगाएंगे या वॉच लगाएंगे, आर लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। अब हमें पता चल गया कि एक बार हम पैसेज पढ़ने से हमें पता चल गया कि जो पैसेज का टेंस है वो पास्ट की बात की जा रही है। अगर पास्ट की बात की जा रही है तो हम वॉज या वर ही लगाएंगे, आर या विल भी नहीं लगाएंगे। अगर हम वॉज और वर लगाएंगे तो इनमें से दो में से कौन लगाएंगे? अब जाहिर सी बात है हमारा जो सब्जेक्ट है वो द अदर हाउसेज है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो प्लूरल वर्ब वॉज या वर में से कौन है? जाहिर सी बात है वर है, इसलिए यहाँ पर वर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 नंबर जो आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है कि द अदर हाउसेज वर जनरली ऑफ बैम्बू थैच। वर जनरली ऑफ बैम्बू थैच। थैच का मतलब क्या होता है आपको पता ना? थैच मतलब एक रूफ होती है, या इसे हम बोल सकते हैं हटाना टाइप का रूफ होती है, हाँ इसे बोल सकते हैं। एक रूफ होती है जिसे बना लिया जाता है गांव में, छत टाइप का। स्ट्रॉ की भी बन सकती है, रीड्स की भी बनती है, पाम लीव्स की बनती है, यानी ताड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे ज़्यादा बनाई जाती है, तो इस टाइप से बोलते हैं।
जो बाकी घर थे उनमें जो ना, अभी ऐसे समझने के लिए आप ऐसे बोल दो कि उस एक घर के अलावा जो बाकी घर थे वो कच्चे थे, ऐसे समझ लो अपनी छोटी सी लैंग्वेज में कि बाकी घर जो थे वो कच्चे कच्चे थे। वो कच्चे घर कैसे कैसे थे? बम्बू थैच के भी थे, स्ट्रॉ के थे, मड के थे, एंड अदर अनस्पेसिफाइड मटेरियल, और बाकी जो अननोन मटेरियल हैं उनके भी बने थे। जो बहुत सारे मटेरियल है ना, बहुत सारे घर कई तरीके से बनाए जाते हैं गांव में, कच्चे घर जिस टाइप से देखा होगा आपने पहले के ज़माने में। आजकल तो गांव में भी कच्चे घर नहीं दिखने को मिलते हैं। तो ये बेहद ही आसान पे क्लोज टेस्ट है। कह रहा है कि बैम्बू थैच, स्ट्रॉ, मड एंड अदर अनस्पेसिफाइड मटेरियल। अदर अनस्पेसिफाइड, अब मैं बार बार ऑप्शन आगे पढ़ क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक बार पैसेज पढ़ लिया है। आप सभी को मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप क्लोज टेस्ट करिए पहले पैसेज को पढ़ लिया करें। तो देखिए लिखा अदर, बिल्कुल। अब लिखेंगे अदर, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा, फॉर्मर, एडेड, अब कुछ भी नहीं लगाएंगे, आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे इन सबको। तो यहाँ पर क्या है? अदर हो जाएगा, अदर अनस्पेसिफाइड मटेरियल। मनीज वॉज द, अब देखो यहाँ पर मनीज दे रखा। अब यहाँ पर कोई लोग समझ नहीं पाएंगे मनीज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। कुछ लोग तो यही कहेंगे ये पजेसिव एडजेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर भाई पजेसिव एडजेक्टिव ये रिप्रेजेंट कर रहा होता तो इसके बाद कोई नाउन होता, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव वो होते वर्ड होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट वर्ब आ गई है, वॉज, यानी कि जो मुन्नीस दे रखा है, यानी मुन्नी और अपस्ट्रॉफी यस दे रखा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव ना होकर पजेसिव प्रोनाउन होगा। अगर ये पजेसिव प्रोनाउन है, आपको पता ना पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर जाते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। मुन्नीस वॉज यानी कहने का मतलब है मुन्नी का हाउस, यानी मुन्नीज हाउस वॉज। मुन्नीज वॉज यहाँ पर कहने का मतलब है मुन्नीज हाउस वॉज, समझिएगा। अब देखो, मुन्नीज वॉज दी डैश हाउस इन द फोर्थ स्ट्रीट। अब चौथी गली में डैश हाउस था। चौथी गली में क्या हाउस था उसका? पहला था, दूसरा था, थर्ड था, लास्ट था, यही कहेगा। एलोन तो नहीं कहेगा, क्योंकि चौथी गली में अगर बाकी जो घर थे वो चार चार गलियों में थे, बटे हुए थे, तो एलोन अकेला तो नहीं कहेंगे। फुल भी नहीं कुछ यहाँ पर सेंस दे रहा है। लॉस्ट भी, लॉस्ट खोया हुआ, ऐसा नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? लास्ट, यानी अंतिम घर था। मुन्नी का जो घर था वो उस चौथी गली का सबसे अंतिम घर था, लास्ट घर था। बियॉन्ड डैश, बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड, और जिसके आसपास कहते ना खेत, फील्ड फैले हुआ था, फील्ड था, उस यही बात की जा रही है। तो अब देखो हमारे पास जो प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो आ जाएगा वो विच आ जाएगा। दैट क्यों नहीं लगाएंगे? दैट डिफाइनिंग क्लॉज को बनाता है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही, तो इसलिए विच लगाएंगे। वर और होम ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर उनका कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो अब देखो क्या देखा है, 9 नंबर जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो विच हो जाएगा। विच स्ट्रेच द फील्ड, बियॉन्ड विच, बियॉन्ड विच की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ये जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस घर की बात की जा रही है, यानी मुन्नीज के घर की बात की जा रही है। इन हिज प्रॉस्परस डेज, इन हिज, अब देखो हिज किसकी बात की जा रही है? हिज यानी मुन्नी की बात की जा रही है। ऐसा मुन्नी यहाँ पर कोई मैन होगा। तो इन हिज प्रॉस्परस मतलब बहुत ही धनी वाला दिन, जैसे नहीं सुख समृद्धि वाले दिन उसके जो थे। इन हिज प्रॉस्परस डेज मुन्नी हैड ओन्ड, मुन्नी जो है ना, मुन्नी का मालिकाना हक था। किस पे हक था? अ डैश ऑफ शीप एंड गोड्स। अब देखो, अ डैश ऑफ शीप एंड गोड्स, यहाँ पर बात की जा रही है शीप और गोड्स। अब यहाँ पर कोई ना कोई एक, कहते नहीं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया होगा या रखा गया होगा। तो देखते हैं कौन कौन से कलेक्टिव नाउन यहाँ पे बात की जाएगी। हर्ड की बात की गई है। अब आपको पता है ना, हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, किसे बोलते हैं? ये किसके ग्रुप को बोलते हैं? ये बोलते हैं जैसे आप कैटल के हो गए, है ना। क्लस्टर किसके ग्रुप को बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ स्पाइडर्स को बोलते हैं। क्राउड बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को। फ्लॉक किसके बोलते हैं? फ्लॉक जो ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शीप हो गया, बर्ड्स हो गया, गोट्स हो गया, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्लॉक होना चाहिए। मुन्नी की बात की जा रही है, जब उसके सुखी समृद्ध दिन थे तो वो क्या बोलता था? उसके पास एक ग्रुप था। किसका ग्रुप था? अ शीप एंड गोट्स, यानी फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स एंड सेल्ड फोर्थ एवरी मॉर्निंग ड्राइविंग द फ्लॉक। देखो फ्लॉक दे रखा है हमें, कहीं आंसर कहते नहीं, पहले से पैसेज अगर आप पढ़ो तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग से हमें पता चल गया कि टेंस क्या है, बैकवर्ड रीडिंग से हमें पता चलेगा कि यही ऑप्शन हमारा फिक्स होना चाहिए। अगर हमें डाउट होता है कि फ्लॉक यहाँ पर न लगाते तो हम फॉरवर्ड रीडिंग पढ़ते और हमें ऑलरेडी आगे फ्लॉक मिल जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ड्राइविंग द फ्लॉक, फ्लॉक दे रखा है ना, तो इससे हमें फ्लॉक मिल गया, तो हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो पैसेज पढ़ने से ये आसान हो जाएगा। बेहद आसान तरीका था पैसेज करने का, क्लोज टेस्ट करने का। सो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। हमें नहीं लगता है 10 क्वेश्चन में कोई भी टफ था, बेहद ही आसान था। 10 नंबर बहुत ही, कहते नहीं 20 30 25 या 40 50 सेकेंड में या 1 मिनट में आप ये क्लोज टेस्ट कर सकते थे, 1 डेढ़ मिनट में आराम से।
तो 10 नंबर है, अगर 1-1.5 मिनट में मिलने लगे तो काफ़ी अच्छा है। क्लस्टर्स बेहद आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव बेहद आसान तरीका है। राजेश्वरी हेल्प्ड यानी कौन सा टेंस है? टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव पैसिव में वाज या वर होती है। राजेश्वरी हेल्प्ड, किसे हेल्प्ड किया? हर मदर। हर मदर को उठा लो, हर मदर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगी? वाज हेल्प्ड। तो हर मदर वाज हेल्प्ड बाय राजेश्वरी टू बेक अ केक। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 67 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगला जो वर्ड है हमें उसका एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम किसका है देना है? एनवी का। सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा। इसे कुछ लोग इन्नुई बोलते हैं, इन्नुई नहीं, उसे बोलेंगे आनवी। ENNUI आनवी। आनवी व्हाट डू मीन बाय आनवी? आनवी का मतलब होता है ना बहुत ही लैक ऑफ स्पिरिट होना, इंथुजियाज्म की कमी होना, इंटरेस्ट की कमी होना, बोर टाइप का होना, एकदम बहुत ही नीरस टाइप का इंसान है, उसमें स्पिरिट कोई नहीं है, कोई इंथुजियाज्म नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस टाइप से बोलते हैं उसे आनवी इंसान बोलते हैं ना, आनवी। और लैक ऑफ स्पिरिट, इंथुजियाज्म, इंटरेस्ट। तो आप समझ ही गए होंगे इसका एंटोनिम जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक्साइटमेंट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इसके अगर सिनोनिम की बात की जाए तो आप बोर्डम भी बोल सकते हो, डोल्ड्रम्स बोल सकते हो, टेडियम बोल सकते हो, अबेट वीकेंड बोल सकते हो, टायर्डनेस बोल सकते हो, लेसीट्यूड बोल सकते हो, लेथर्जी बोल सकते हो, लैंगुअर बोल सकते हो, इनर्वेशन बोल सकते हो। तो ये सब एनवी के सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी जो ऑप्शन दे रखा है बोर्डम हो गया, रेपिटेशन जानते हो, रेपिटेशन दोहराव हो जाएगा, बोर्डम इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकाल देना, ये इसका सिनोनिम से नहीं। एक्सक्लूजन का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर निकाल देना। जैसे इंक्लूजन का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूजन का मतलब बाहर निकाल देना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 68 कह रहा है कि न सब्सटीट्यूशन यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। एवरी डे प्रत्येक दिन अ वेजिटेबल सेलर, एक वेजिटेबल सेलर जो था वो प्रत्येक दिन क्या करता था? प्रत्येक दिन यानी डेली की बात की जा रही है। अगर किसी इंसान की हैबिट की बात की जाए या उसके डेली रूटीन की बात की जाए तो सेंटेंस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए कौन सा है। नो सब्सटीट्यूशन नहीं, सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट तो है क्योंकि कमिंग दे रखा है, गलत है। केम पास्ट की बात की जा रही है, गलत हो जाएगा। कमिंग ऑन द लेन नियर बाई, कमिंग ऑन द लेन मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा है। 4th नंबर कम्स इनटू द लेन यानी कम्स इनटू मतलब प्रवेश करता था, यानी प्रत्येक दिन एक जो वेजिटेबल सेलर था उस गली में प्रवेश करता था, यानी उस गली से प्रत्येक दिन वो गुजरता था। जैसे है ना हमारी गली से कई सारे वेंडर्स गुजरते हैं, उस टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके डेली रूटीन, किसी भी इंसान के किसी डेली रूटीन या किसी डेली हैबिट को या किसी ऐसे एक्शन को जो डेली वो करता हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कभी बात की जाए तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है। और इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया गया क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीशन की बात की जा रही है। किसी के वर्क को या किसी के ऐसे वर्क को जो इनकम्प्लीट हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं ना, आप सभी को पता है। तो इस टाइप से बोलते हैं। या फिर वो कोई डेली एक्शन करता हो उसे बोलते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है उस वेंडर की, सॉरी उस वेजिटेबल सेलर की जो डेली प्रवेश करता था। तो कम्स इनटू द लेन नियर बाई। मूविंग सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 68 है इसका आंसर जो हो जाएगा 4th हो जाएगा। 4th इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि धीरज यानी सेंटेंस में हमें बात की जा रही है एरर की। अच्छा, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। अब उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो। कह रहा है चला देखते हैं। कह रहा है धीरज वॉकड इनटू द मोर बिगर। अब आपको वहीं से पता चल गया कि आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में कि डबल कंपेरेटिव डिग्री डबल सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं की जाती है। वी कांट यूज डबल कंपेरेटिव डिग्री एंड डबल सुपरलेटिव डिग्री विथ ईच अदर, है ना, बोलते नहीं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं टुगेदर। हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि बिगर की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, सॉरी बिग की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो बिगर होती है और सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट होती है। तो यहाँ पर हम मोर बिगर लगाकर उसे सुपरफ्लुअस बना दिया। अगर सुपरफ्लुअस बना दिया तो एरर हो जाएगी। तो डबल कंपेरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे हम और नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसके पीछे रीज़न है और बताएंगे किसी दिन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्लास लेक्चर नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम इस सब चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अदरवाइज हम किसी चीज़ को ड्रॉप नहीं करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है ये सब बताते हैं। तो यहाँ पर मोर बिगर ना होकर सिंपल बिगर हो जाएगा। या फिर अगर आप मोर बिगर लगाना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्फैटिक बनाना चाह रहे थे कि
बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है तो फिर मच मोर बिगर आप लगा सकते थे, सही रहता। लेकिन मोर बिगर नहीं लगाएंगे, डबल कंपेरेटिव डिग्री एक साथ हम यूज नहीं करेंगे। तो धीरज वॉकड इनटू द मोर बिगर रूम नहीं होकर क्या हो जाएगा, धीरज वॉकड इनटू द बिगर रूम सही हो जाएगा। एंड लुकड अराउंड, लुकड अराउंड का मतलब क्या होता है, तलाशना, सर्च करना, खोजना उसे बोलते हैं ना। इन वॉन्डर मतलब अजीबो करीब में, इन वॉन्डर मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ हो जाएगा इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या एरर होनी चाहिए यहाँ पर, एरर यही पर होगी कि यहाँ पर मोर बिगर ना होकर क्या हो जाएगा, बिगर रूम हो जाएगा। तो यहाँ पर बिगर रूम हो जाएगा। डबल कंपेरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि टॉलेस्ट हमें पता है ना सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो डबल सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं करेंगे। हम कैसे बोलेंगे, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। हम ऐसे बोल सकते हैं, हम मोर अगर मोर मोस्ट लगाना चाह रहे हैं तो हम डबल सुपरलेटिव सॉरी जो मोर देन 2 सिलेबल या 3 सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ माई क्लास या ही इज़ द मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर मोस्ट। लेकिन डबल कंपेरेटिव डिग्री डबल सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज हम नहीं करेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि अगेन एरर का है सेंटेंस और उसमें कह रहा है कि इफ़ अजीत हैड लुक्ड इन द गैरेज सॉरी इफ़ अजीत हैड लुक्ड इन द गैरेज ही वुड हैड। अच्छा यहीं पर देखो ना, ये हमारी एक ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा कंडीशन सेंटेंस हमने पढ़ा होगा, ओपन कंडीशन, क्लोज कंडीशन, या फिर आप लोग जैसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे जीरो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, तो उस टाइप से। तो पढ़ने पढ़ाने के तरीके सबके अलग अलग हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सारे एक हो जैसे होते हैं। ये जो बात की जा रही है किसी पास्ट के ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो हुआ नहीं था उस समय, किसी पास्ट के ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस समय हुआ नहीं था। अगर वो हो गया होता तो सिचुएशन कुछ और हुई होती। अगर मैं पढ़ लिया होता तो मैं पास हो गया होता, पास्ट की बात की जा रही है, ना तो मैं पढ़ा था और ना मैं पास हुआ था, इस टाइप से। अगर मैं वहाँ गया होता तो ऐसा मैं कर लिया होता, तो ना आप वहाँ गए थे ना आपने वहाँ पर ऐसा कुछ किया था, इस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। तो ये कह रहा है कि इफ़ अजीत हैड लुक्ड इन द गैरेज, अगर अजीत ने गैरेज में देखा होता, क्या देखा होता, ही वुड हैड। अब आपको पता ना जो मोडाल होती हैं हमेशा उनके बाद जो वर्ब लेती हैं वो हमेशा बी वन फॉर्म लेती हैं, अपनी ओरिजिनल फॉर्म लेती हैं। तो आपको पता ना वुड यहाँ पर मोडाल है, मोडाल के बाद हमेशा V1 फॉर्म आती है और V1 जो हैड की होगी वो हैव हो जाएगी, हैव। तो ही वुड हैव फाउंड द लैडर देयर, उसने वहाँ पर सीढ़ी उसको मिल गई होती। अगर उसने गैरेज में देखा होता तो उसको सीढ़ी मिल गई होती। इसका मतलब यही है कि वो पास्ट में जो उस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्शन हुआ ही नहीं था, है ना। अगर ऐसा हो गया होता तो उसे सीढ़ी मिल गई होती, यानी ना वो तो वहाँ पर उसने देखा और ना ही वहाँ पर सीढ़ी मिली। जैसे मैं कहूँ इफ़ आई हैड स्टडीड अ लॉट, इफ़ आई हैड स्टडीड या इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कठिन परिश्रम किया होता, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास कर लिया होता। तो ना मैंने अच्छे स्टडी की और ना ही मैं एग्ज़ाम पास कर पाया, इस टाइप से। हालांकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिएगा हमेशा। इफ़ अजीत हैड लुक्ड इन द गैरेज, ही वुड हैव हो जाएगा, हैड नहीं हो जाएगा, ही वुड हैव फाउंड द लैडर देयर। तो इस सेंटेंस में जो एरर हो जाएगी पार्ट ए में हो जाएगी, ही वुड हैड ना होकर ही वुड हैव हो जाएगा। हमें पता है ना कि मोडाल के बाद V1 फॉर्म आती है, आप सभी को पता है। और ये कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन अगर जिसे आप बोलते हैं कंडीशन नंबर 3, तो ये 3 नंबर का सेंटेंस है। बेहतर कंडीशन होती हैं, कैसे क्या होती है सब कुछ बताऊंगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपने मेरी मदद ना की होती मैं फेल हो गया होता। इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ऐसे भी बोल सकते हो ना, इफ़ आई वुड हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अच्छा इसी थर्ड कंडीशन जो सेंटेंस है हम चाहें तो इसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं, इफ़ क्लॉज से ना करके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। कैसे, इसी सेंटेंस को हम कैसे कर सकते थे, हैड अजीत लुक्ड इन द गैरेज, इसी सेंटेंस को हम कैसे बना सकते थे, हैड अजीत लुक्ड इन द गैरेज ही वुड हैव फाउंड द लैडर देयर। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ अजीत हैड लुक्ड इन द गैरेज ही वुड हैव फाउंड द लैडर इन देयर, सॉरी लैडर देयर, इन देयर नहीं देयर। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम हमें फाइंड करना है और किस चीज़ का एंटोनिम फाइंड करना है, डाइवेस्ट का। डाइवेस्ट का मतलब क्या होता है,
डाइवेस्ट का मतलब होता है कहीं से किसी चीज़ का छुटकारा पाना, छोड़ देना, इसे बोलते हैं ना। एंटोनिम फाइंड करना, एंटोनिम देना। तो डाइवेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रिलीव समवन ऑफ समथिंग, स्पेशली ऑफ प्रॉपर्टी, अथॉरिटी या इस टाइप से, टाइटल टाइप से, किसी चीज़ से खींच लेना, आप समझ सकते हो ना, छीन लेना किसी से, छीन लेना किसी से। हाँ, डाइवेस्ट का मतलब छीन लेना ज़्यादा बेहतर है, छीन लेना किसी से। बेसिकली क्या छीन लेना, प्रॉपर्टी छीन लेना, अथॉरिटी छीन लेना, कोई टाइटल छीन लेना किसी से। तो डिप्राइव समवन ऑफ प्रॉपर्टी, पावर, राइट्स, पोजेशनेस या फिर पोजेशंस, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, डाइवेस्ट बोलेंगे। डाइवेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डिप्राइव हो जाएगा, स्ट्रिप हो जाएगा, डिस्पोजेस हो जाएगा, डिस्पोजेस। तो स्ट्रिप जो दे रखा है वर्ड, ये सिनोनिम हो जाएगा डाइवेस्ट का। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, गिव, छीन लेना, दे देना। तो गिव इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। गिव मीन्स क्या हो जाएगा, दे देना, एंटोनिम हो जाएगा। प्रॉमिस जानते हो, रिवील जानते हो, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, डिस्क्लोज करना, अनवेल करना, से रिवील बोलते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 हमारा पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस, 3 ऑफ विच, यानी उनमें से 3 जो है वो जम्बल्ड किए गए, उनमें एक जो है ना वो जम्बल नहीं है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो जम्बल नहीं है, यानी सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो बी से स्टार्ट होगा। द कोकोनट, अच्छा कोकोनट इज़ अ फ्रूट, एक फ्रूट है, बिल्कुल है, ऑफ द कोकोनट फार्म, हाँ कोकोनट फार्म का। अ ट्री ऑफ द पाम फैमिली, एक पाम फैमिली का जो पेड़ होता है उसका एक कोकोनट जो है वो कोकोनट फ्रूट है। ठीक है, बात सही, सभी को पता है। फिर कह रहा है कि कोकोनट्स प्रोबेबली ओरिजिनेटेड, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है। फिर इसके ओरिजिनेशन की बात की जा रही है। अगर इसके ओरिजिनेशन की बात की जा रही है तो इसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो, यानी बी जो ऑप्शन है वो स्टार्टिंग कर रहा है। अगर स्टार्टिंग हमारा वो कर रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके बाद जो डी है वो उसको फॉलो करने जा रहा है। क्यों डी फॉलो करने जा रहा है, क्योंकि डी में उस कोकोनट फॉर्म के बारे में बताया गया है कि वो उसका ओरिजिन कहाँ पर है, यानी उसका ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इंडोमालिया में पाया जाता है, बात की जा रही है यहाँ पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है यहाँ पर, सबसे जो ना बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्रॉप्स है उसकी बात की जा रही है। किसकी, कोकोनट ट्री की बात की जा रही है। कहाँ पर, इंडोमालिया की। सो डी इज़ गोइंग टू बी टू फॉलो बी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू फॉलो बी, बॉल। बी डी किस में है, बी डी सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप डी के बाद सी लगाएं, बिल्कुल लगाएं। वाइल कोकोनट फ्लैश इज हाई, अब फ्लैश की बात की जा रही है। फिर इसके बाद क्या गया ए में, अगर मैं ए अपार्ट फ्रॉम द फ्लैश अगर मैं कहूँ ए, बिल्कुल सही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में फिल इन द ब्लैंक का सेंटेंस है। कह रहा है कि द मॉडल्स वॉकिंग द रैंप वर रेस्प्लेंडेंट। उन मॉडल्स की बात की जा रही है जो रैंप वॉक कर रही थी, वर रेस्प्लेंडेंट यानी बहुत ही अच्छी थी, खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी। ड्रेसेस वर रेस्प्लेंडेंट ड्रेसेस, सॉरी पढ़ने का तरीका गलत है मेरा, वर मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वोर है ये। द मॉडल्स वॉकिंग द रैंप, वोर पहन रखी थी, वोर ये किसकी फॉर्म है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है किसकी, वेयर की, WEAR, वेयर, वोर, वोर्न। देखिए पढ़ने में मैंने ब्लंडर कर दिया मैंने। द मॉडल्स वॉकिंग द रैंप वोर क्या वोर की थी, ड्रेसेस, कैसी ड्रेसेस, रेस्प्लेंडेंट ड्रेसेस। रेस्प्लेंडेंट मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, मैग्निफिसेंट, ग्लिटरिंग, स्टनिंग, स्प्लेंडिफरस, इस टाइप से। तो जो मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी वो पहनी हुई थी, क्या पहनी हुई थी, बहुत ही रेस्प्लेंडेंट ड्रेसेस पहनी हुई थी, स्प्लेंडिफरस ड्रेसेस पहनी हुई थी, बहुत ही मैग्निफिसेंट ड्रेसेस पहनी हुई थी, बहुत ही ग्लिटरिंग ड्रेसेस पहनी हुई थी। डिज़ाइंड बाय द लीडिंग फैशन डिज़ाइनर, जाहिर सी बात है डिज़ाइंड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पैसों की बात की जा रही है। डिज़ाइंड क्योंकि पैसों को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमें यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो वैसे भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डिज़ाइंड बाय द लीडिंग फैशन डिज़ाइनर्स ऑफ द कंट्री। तो बात की जा रही है जो रैंप वॉकर्स हैं, जो मॉडल्स हैं जो रैंप वॉक कर रही थी, वो क्या पहनी हुई थी, बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनी हुई थी। किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी, एक लीडिंग फैशन डिज़ाइनर के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। हेयर क्वेश्चन नंबर 74, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से मैं बात की जा रही है कि एक्टिव वॉइस में पता करना है। पैसिव वॉइस में दे रखा है बाय होम वॉच दे रखा है, जाहिर सी बात है पास्ट इंडिफरेंट दे रखा है। अगर पास्ट इंडिफरेंट दे रखा है तो पास्ट इंडिफरेंट का ही एक्टिव में बनाना है। अब हमें पता है ना पास्ट की जो वर्ब हो जाएगी वो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। तो अब ऑप्शन नंबर 1
फ्यूचर में दे रखा है, गलत। ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंट में दे रखा है, गलत। ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, गलत। हमें आगे पढ़ना नहीं है कि सेंटेंस हमारा फ्रेमिंग सही है गलत है, हमें तो टेंस देख लेना है और आंसर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम क्योंकि वहाँ पर जज करने नहीं जा रहे हैं, हमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आंसर बढ़ना है, आगे बढ़ देना है। हु इनॉग्रेटेड द न्यू ऑडिटोरियम, ये ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ल्ड, वर्ल्ड पढ़ेंगे इसे, वर्ल्ड, वर्ल्ड, WHIRL। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, अब आपको पता ना, वर्ल्ड का मतलब होता है भंवर, रोटेशन जैसे बोलते हैं, स्वर्ल जैसे बोलते हैं, ट्वर्ल जैसे बोल सकते हो, स्पिन जैसे बोल सकते हो। तो ये सब सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो स्पिन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फोल्ड नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा, रैप, रैप समझते हो ना, रैप आप कर लेना, समेट लेना ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, स्पिन। स्पिन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोर करेक्ट एक्टिव वॉइस। अगेन एक्टिव वॉइस दे रखा है, सॉरी एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस दे रखा है और इसका एक्टिव वॉइस फाइंड करना है हमें। द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैव बीन पेंटेड, हैव बीन पेंटेड प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही ढूंढना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढते हैं। फर्स्ट में दे रखा है फ्यूचर कंटिन्यूस दे रखा है, सेकंड में जो दे रखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, फोर्थ में जो दे रखा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है। जबकि सारे के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो थर्ड बचा, जिसमें दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एक्टिव पैसिव में। इतना आसान तरीके से आप कर ले रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो पढ़ूँ, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं, एक आइडिया डेवलप कर रहा हूँ आपके दिमाग में कि आप भी ऐसे करें। टाइम वेस्ट करने से बचे, क्योंकि टाइम आप बचाएंगे यहाँ पर तो कहीं और यूज कर लेंगे किसी टफ क्वेश्चन में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। गिवन ईडियम यानी ईडियम की बात की जा रही है और ईडियम को हमें मीनिंग देना है। कह रहा है कि बेंड योर बैकवर्ड्स। बेंड योर बैकवर्ड्स मतलब क्या होता है, मतलब कुछ पाने के लिए कहने किसी हद तक प्रयास करना, किसी हद तक प्रयास करना, उसे बोलते हैं बेंड योर बैकवर्ड्स। यानी मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, बेसिकली हेल्प करने के लिए, हाँ किसी को मनाने के लिए इसी टाइप बोलते हैं ना, तो हेल्प करने के लिए। बेंड योर बैकवर्ड्स। ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, ट्राई हार्ड टू हेल्प और प्लीज समवन, ये सारे के सारे ऑप्शन इसके हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बेंड योर बैकवर्ड्स का मतलब होता है ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन। एक आपने वर्ड सुना होगा बेंड द नी, बेंड द नी, बेंड द नी टू, इसका मतलब क्या है, हार मान लेना, घुटने टेक देना, बेंड द नी, कहते नहीं घुटने मोड़ लेना, उसे बोलते हैं ना, घुटने मोड़ लिया यानी कि हार मान लिया, उसने सरेंडर कर दिया, इस टाइप से। 78। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट इन नरेशन। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। हमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट दे रखा है, उसका डायरेक्ट बनाना है। द डॉक्टर सेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू मेक एनी होम विजिट्स ड्यूरिंग दैट वीक। दैट वीक का दिस वीक हो जाएगा। और दे रखा है ही वुड यानी कि यहाँ पर जाहिर सी बात है फ्यूचर की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट छोड़ देते हैं क्योंकि आंसर है। सेकंड नंबर में गलत क्या है ये देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड ही विल, अब देखो इन्होंने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया क्योंकि हमें पता है ना नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाने में प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंस चेंज होता है। अच्छा, सारे टेंस नहीं चेंज होते हैं क्योंकि वो फिर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात की जा रही है, हैबिचुअल एक्शन की बात तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पर प्रोनाउन सारे चेंज हो जाएंगे, टेंस भी चेंज हो जाएगा। डॉक्टर सेड ही विल, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर में द डॉक्टर सेड आई वुड, अब देखो इन्होंने वुड चेंज नहीं किया, यहाँ पर विल होना चाहिए था, तब तो बात बन सकती थी। फोर्थ नंबर में द डॉक्टर सेड आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी होम विजिट्स ड्यूरिंग, यहाँ तक तो ये सारा सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर दैट वीक को उन्होंने चेंज नहीं किया। दैट को यहाँ पर अगर दिस कर देते तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर, लेकिन हो जाता आपका राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 तो आपका राइट आंसर नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दैट चेंज नहीं किया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द डॉक्टर सेड आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी होम विजिट्स ड्यूरिंग दिस वीक। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। सेलेक्ट द करेक्ट राइट नरेशन। फिर से नरेशन की बात की जा रही है। सी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, इज हैप्पी हो जाएगा, इज हैप्पी। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। शी सेड यू आर हैप्पी। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं जरा इस सेंटेंस में, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इस सेंटेंस में।
शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी टू इन्फॉर्म देम दे रखा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रोनाउन की बात की जा रही है, देम, दैट हर पेपर हैड बीन पब्लिश्ड इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल, पीयर रिव्यूड जर्नल कोई था उसमें पब्लिश किया गया है। अब बात की है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गलत क्यों है, यू आर हैप्पी टू इन्फॉर्म, हमें पता है ना जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज कैसे क्या होगा, सन, आपने वो वर्ड सुना होगा, SON सन, सब्जेक्ट आया है तो फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट आया है तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो नो चेंज, इस टाइप से। तो अगर यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ये तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर नहीं रहा, ऐसा कोई सेंस नहीं है, गलत हो जाएगा। सी सेड सी इज, यहाँ पर उन्होंने सी को चेंज ही नहीं किया, ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। फोर्थ नंबर क्यों गलत है, शी सेड शी वॉज हैप्पी, यहाँ पर उन्होंने टेंस ही चेंज नहीं किया और प्रोनाउन भी नहीं चेंज किया, सब कुछ गलत हो गया। कितना आसान तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। थर्ड क्यों गलत, सही है, सॉरी, थर्ड सही इसलिए है, देखो शी सेड, अब आई एम, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शी सेड यहाँ पर होगा तो इससे शी सेड किसे, सी सेड किसे होगा, ध्यान दीजिएगा, तो सी सेड यहाँ पर कोई ना कोई प्रोनाउन दे रखा होगा, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर दे रखा हो, सी सेड टू हिम दे रखा है या सी सेड टू मी दे रखा है, कैसे फाइंड करेंगे आप, क्योंकि मैं क्लास में अपने बता चुका हूँ कि सेड के बाद यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप एज्यूम करिए सी सेड टू मी या सी सेड टू हिम, बेसिकली थर्ड पर्सन को एज्यूम करते हैं, फर्स्ट पर्सन के भी किसी प्रोनाउन को एज्यूम कर लेते हैं, तो वो हम डिपेंड करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें देम दे रखा है, जाहिर से बात, अगर देम दे रखा है तो जाहिर से बात इन्होंने किसको एज्यूम किया होगा, इन्होंने एज्यूम किया होगा थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन को, सी सेड टू हिम दे रखा हो यहाँ पर, सी सेड टू हिम आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, अब देखो यू आया, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हिम के अकॉर्डिंग, और हिम जो रहा वो थर्ड पर्सन का रहा, तो हिम जो अगर थर्ड पर्सन का रहा तो वहाँ पर देम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सी सेड टू हिम होगा, यानी एज्यूम हम करेंगे, बाकी सारा सब कुछ सही है, सी सेड हिम। अच्छा, बहुत से लोगों को तो ये समझ ही नहीं आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो जब आप आंसर सेलेक्ट करें और आंसर बढ़े, अगर नहीं समझ में आया तो आप कोई बुक पढ़ रहे हो वहाँ से क्लियर करें, या फिर जहाँ से भी आप जिस भी कोचिंग से या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनसे क्लियर करें। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कमेंट करें और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड कैसे होगा, सी सेड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल। Option number 4, sorry, option number 3 is going to be your right answer. Moving on next, question number 80. Select the most appropriate antonym. Antonym दे रखा है किसका, सॉरी एंटोनिम फाइंड करना है किसका, पेनुरी का। पेनुरी का मतलब जाता है ना बहुत ही दरिद्र इंसान, जिसके पास कोई पैसा ना हो, वेरी पुअर, एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसे बोलते हो, बहुत ही हद से ज़्यादा गरीबी, उसे बोलते हैं पेनुरी। तो पेनुरी यानी कि नाउन है, दरिद्र इंसान जिसे बोलते हैं ना अपने अगर हिंदी, इसके कुछ लोग हिंदी में से यही बोलते हैं, बाकी इसे इंग्लिश में ही पढ़ें अच्छा लगेगा। वेरी पुअर, एक्सट्रीम पॉवर्टी। इंसॉल्वेंसी आप बोल सकते हो इसका सिनोनिम, इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, बेगरी हो जाएगा इसका सिनोनिम, इंडिजेंस हो जाएगा, इम्पावरिशमेंट हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो इसके एंटोनिम हमें फाइंड करना था, एंटोनिम यानी बहुत ही गरीबी, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत ही अमीरी, तो वेल्थ हो जाएगा। So option number 3 is going to be your right answer. Wealth is going to be a best antonym of this word, penury here. Antonym. अब एपैथी का मतलब क्या होता है, एपैथी, अपैथी नहीं पढ़ेंगे, इसे एपैथी पढ़ेंगे। एपैथी मतलब होता है ना लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसे एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। एग्नी, आपने सुना एग्नी क्या पढ़ेंगे, एग्नी का मतलब होता है पीड़ा, दर्द, पेन, हर्ट, सफरिंग उसे बोलते हैं। इंटेंसिटी जानते हो ना, तीव्रता होती है, स्ट्रेंथ, पावर जिसे बोलते हो आप, इंटेंसिटी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81। 81 हमारा क्या बोलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। मैनी पीपल हैव हाई ओपिनियन ऑफ, मैनी पीपल हैव हाई ओपिनियन ऑफ देयर एमएलए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों, अब देखो हमें यहाँ पर देखना है, मैनी क्या बोलते हैं यहाँ पर डिटर्मिनर है, पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव सही है, हैव यानी पोजेशन वाला हैव, तो मैनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देयर एमएलए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें नहीं लगता कोई यहाँ पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन नंबर ए में हैव हाई ओपिनियन, ओपिनियंस ऑन नहीं होगा, आर हैविंग नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं रखेंगे, क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं रखेंगे, क्योंकि जब भी हम पोजेशन की बात करेंगे हैव को रिप्रेजेंट, हैव को लेकर, तो हैव कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तब नहीं रहेगा जब वो किसी पोजेशन की बात की जा रही होगी। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम हैविंग 2 कार्स, हम ऐसे बोलेंगे आई हैव 2 कार्स। पोजेशन को जब भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा हम उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखेंगे, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इनमें से कोई लॉजिकल नहीं है। अगर कोई ऑप्शन इससे बेहतर होता तो बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता था। मेनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देयर एमएलए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82।
सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से हमें देखना है कि डायरेक्ट सेंटेंस देखना है। द ट्यूटर आस्क्ड हिज पीपल वेयर ही हैड लर्नड। वेयर ही हैड लर्नड यानी कि हमारा कौन सा टेंस है? जाहिर सी बात, या तो सिंपल पास्ट इंडिफरेंट टेंस रहा होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा, इनमें से कोई ना कोई एक रहा होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे या पास्ट इंडिफरेंट देखेंगे, इसमें चीज़ को देखिएगा। अब देखिए, हमने बताया ना कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि या तो सिंपल, क्योंकि हमें पता ना सिंपल पास्ट का भी प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट अगर रहा होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो इस चीज़ को हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत क्यों है? द ट्यूटर सेड टू हिज पीपल, ठीक है। वेयर यू आर नहीं, वेयर आर यू बोलते तब भी सही था। इंट्रोगेटिव भी गलत है और टेंस भी गलत है, इंट्रोगेशन करने का तरीका भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। द ट्यूटर आस्क्ड हिज पीपल वेयर ही हैव तो बिल्कुल गलत है। वेयर ही के साथ हैव तो कभी आएगा नहीं। तो ये सारे का सारा फ्रेमिंग भी गलत है और टेंस भी गलत है। थर्ड नंबर में द ट्यूटर आस्क्ड टू हिज पीपल वेयर यू हैड, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था वेयर हैड यू, तब हम तो बना सकते थे कि पास्ट का है नो चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी गलत है, फ्रेमिंग गलत है, इंट्रोगेशन की फ्रेमिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ देखते हैं। द ट्यूटर आस्क्ड हिज पीपल, ठीक है। वेयर डिड यू, देखो अब सही आ गया। वेयर डिड यू लर्न, अब हमें यहाँ पर सब कुछ सही मिल गया। वेयर डिड यू लर्न योर इंग्लिश फ्रॉम, बिल्कुल यहाँ पर हमें सब कुछ सही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट मेथड। मूवी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन देखना है हमें इसका, यानी डायरेक्ट दे रखा है उसका इनडायरेक्ट हमें फाइंड करना है। 83 देखते हैं। उसमें कह रहा है कि सुशांत सेड टू द एल्डरली लेडी, मैडम यू कैन टेक माई प्लेस एंड स्टैंड हेयर इन द क्यू। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। हमें सेंटेंस थोड़ा बड़ा लग रहा है, बहुत से लोगों को ये बड़ा लग रहा है। तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन करिए। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेहतर तरीका होता है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम पहले ही। जैसे देखा, सुशांत सेड टू द एल्डरली लेडी मैडम यू कैन, यानी कि मोराल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो सुशांत गेव अप हिज प्लेस, डायरेक्ट दे रखा है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सुशांत सेकंड नंबर में सुशांत गेव अप हिज प्लेस इन द क्यू, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है, गलत है। थर्ड में सुशांत टोल्ड द एल्डरली लेडी, अच्छा ये सही है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में देखते हैं क्यों गलत है। सुशांत सेड टू द एल्डरली लेडी दैट ही कैन को चेंज उन्होंने नहीं किया इन्होंने, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेहतर तरीका है और थर्ड नंबर ये बेहतर आंसर है। थर्ड नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूवी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान है, स्टफ नहीं है। 84 में कह रहा है कि एरर फाइंड करनी है। 84 में हमें एरर फाइंड करनी है। तो क्या कह रहे हैं? थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट, किसे नहीं प्रिवेंट कर सका? हिज सन, अपने बच्चे को। थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट हिज सन। अब देखो, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है। प्रिवेंट के साथ जो प्रिपरेशन आता है वो बेसिकली फ्रॉम आता है। क्यों फ्रॉम आता है? अब रोकोगे कि तो किसी को किसी चीज़ से रोकोगे ना, तो किसी चीज़ से रोकोगे तो से के लिए तो हमारे पास जैसे बात है प्रिपरेशन जो आता है वो फ्रॉम आता है। तो क्या हो जाएगा? थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट हिज सन फ्रॉम गोइंग, टू गो ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फ्रॉम गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस बिफोर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट हिज सन ना होकर यहाँ, प्रिवेंट हिज सन टू गो ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम गोइंग। प्रिवेंट हो गया, रिफ्रेन हो गया, अब्सटेन हो गया, इनके साथ फ्रॉम लगाते हैं। तो थॉमस कुड नॉट प्रिवेंट हिज सन फ्रॉम गोइंग, टू गो ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस बिफोर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। प्रिवेंट हिज सन टू गो ना होकर क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हिज सन फ्रॉम गोइंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि इन द आइडेंटिफाई, फिर से एरर फाइंड करना है अगेन हमारा 85 में कह रहा है कि सिंस बिकॉज एक साथ नहीं यूज करेंगे। सिंस बिकॉज दोनों जो है कंजंक्शन ऑफ रीजन है। सिंस एज बिकॉज, मैं कई बार इससे पहले भी बता चुका हूँ। व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट विथ सिंस एज बिकॉज वी कांट यूज अनदर कंजंक्शन, हम आगे कोई और कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिंस बिकॉज एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का मतलब होता है कंजंक्शन ऑफ रीजन है, दोनों रीजन बताते हैं, तो दोनों एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे हम। जैसे हम इफ़ और सपोज नहीं बोल देते, इफ़ सपोजिंग या सपोजिंग इफ़, एक दोनों एक साथ यूज कर लेते हैं, दोनों एक साथ यूज नहीं करते हैं। सिंस बिकॉज एक साथ यूज नहीं करेंगे, किसी एक का यूज करिए। बिकॉज वी कैन नॉट गो आउट या सिंस वी कैन नॉट गो आउट। तो सिंस वी कैन नॉट गो आउट बेटर है, ऑप्शन है। सिंस वी कैन नॉट गो आउट वी माइट एज वेल डू सम स्प्रिंग क्लीनिंग। तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था? डबल जो है वो ना कंजंक्शन ऑफ रीजन, जो कंजंक्शन ऑफ रीजन है एक साथ यूज नहीं करेंगे।
इसकी एक और एरर आती है कई बार, जहाँ पर जैसे सिंस से स्टार्ट कर देंगे फिर आगे लगा देंगे सो बी माइट, सो बी माइट, यानी नेक्स्ट क्लॉज जो है वो सो से स्टार्ट कर देंगे, देन से स्टार्ट कर देंगे, यानी कोई और कंजंक्शन से स्टार्ट कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो जब भी सेंटेंस हमारा सिंस एज बिकॉज से स्टार्ट हो रहा होगा, कोई और हम कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर सिंस बिकॉज एक साथ यूज नहीं करेंगे, हम किसी एक का यूज करें, तो बेटर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सिंस के साथ आप जाइएगा, सिंस वी कांट गो आउट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। 86 का हमारा जो है आरसी कंप्रेंशन का है, और आरसी जो हम अभी इस किसी भी पेपर का नहीं कराए हैं और हम कराएंगे लास्ट में। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आप 3 पेपर जो होते अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है, उसको ज़रूर 3 बार देखिए, 3-4 बार देखिए, और जो आपके कीवर्ड्स हैं उन्हें आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट करें। अच्छा लगेगा वीडियो को आप देखें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे आप लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। ये आरसी है, और आरसी करने के तरीके जो होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कुछ पढ़ने के तरीके होते हैं, उन सबको भी बताऊंगा मैं। हालांकि ये जो आरसी दे रखा है बेहद आसान दे रखा है। सो गाइज, विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ व्हाट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोई पेपर उठाएंगे और स्टेनो का ही पेपर उठाएंगे। आगे जो पेपर, इसके कई सारे पेपर जो हुए हैं 2020 में, 3 पेपर हम लोगों ने कर लिया है। 3 के बाद यहाँ पर अगर कोई और पेपर होगा तो उसको भी हम देखेंगे, अगर और 4-5 होंगे तो सब कर लेंगे। एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट है, शायद 11 तारीख से ही स्टार्ट है, तो अभी आपके पास 2 दिन टाइम है। आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा देखें, बहुत से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर देखें। आप पूरा इंग्लिश का, पूरा रीजनिंग का, और पूरा जीएस का, जितना भी पेपर आपको मिले पूरा कंप्लीट करिए आप उसको। प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट दिनों में देखना ज़्यादा चाहिए, नए टॉपिक ना पढ़ें, इससे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और आप बार बार उसे एनालाइज करिए, बेहतर रहेगा। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक टिल देन बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।